बिहार की राजनीति एक चक्रव्यूह की तरह है और इसके केंद्र में हमेशा एक ही नाम, एक ही चेहरा रहा है, नीतीश कुमार। एक ऐसे पॉलिटिकल इंजीनियर जिसने 2 दशकों से बिहार की सत्ता के सिस्टम को डिजाइन किया है, कंट्रोल किया है और जब चाहा रीबूट भी किया है। तो चलिए आज उनके इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर एक ही शख्स इतने दशकों से बिहार की पॉलिटिक्स का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कैसे बना हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि गठबंधन कोई भी हो, एनडीए हो या महागठबंधन, सरकार चाहे किसी की भी बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही क्यों बैठे होते हैं। तो इसका जवाब छिपा है उनके उस पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट में जिसे उन्होंने किसी इंजीनियर की तरह बड़ी सटीकता से तैयार किया है। तो आइए बिहार के इस चाणक्य के ब्लूप्रिंट को जरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 1974 के जेपी आंदोलन से। एक छात्र नेता जो धीरे धीरे केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंचता है। और फिर आता है साल 2005। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये बिहार में एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। नीतीश कुमार ने लालू लाबड़ी के 15 साल के लंबे शासन को उखाड़ फेंका और अपने पहले फुल टर्म की शुरुआत की। एक बार जरा याद कीजिए 90 के दशक का वो बिहार जिसे जंगल राज कहा जाता था। एक ऐसा दौर जब बिहार की पहचान जातीय हिंसा से थी, किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी थी और भ्रष्टाचार तो मानो सिस्टम का हिस्सा ही था। कानून का राज था ही नहीं और बिहार विकास की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छूट गया था। और इसी जंगल राज के जवाब में एक नई उम्मीद बनकर उभरे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। सत्ता में आते ही उन्होंने बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को मानो पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया। उनकी पहली प्राथमिकताएं क्या थी? कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाना और बिजली की जो खराब हालत थी उसे सुधारना। लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे कामयाब दांव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वो था सोशल इंजीनियरिंग। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसका एक ही मकसद था, लालू प्रसाद यादव के उस किले को भेदना जिसे मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण कहते थे और जो तब तक अजेय माना जाता था। और ये रहा उनका अचूक फॉर्मूला। उन्होंने समाज के उन वर्गों को पकड़ा जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया था, मतलब अति पिछड़ा वर्ग, EBCs और महादलित। इन दोनों को एक साथ जोड़ा और फिर इसे अपने कुर्मी कोयरी के कोर वोट बैंक के साथ मिला दिया। ये एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बना जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और फिर आया उनका सीक्रेट वेपन, बिहार का साइलेंट वोटर। कौन? महिलाएं। पंचायती राज में 50% का आरक्षण और स्कूल जाती लड़कियों के लिए साइकिल योजना, ये ऐसी स्कीमें थीं जिन्होंने जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़ दीं और महिलाओं को उनका सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद वोट बैंक बना दिया। सोचिए, 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण, फिर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और 2016 में पूरी तरह से शराबबंदी। इन कदमों ने महिलाओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर उनका एक ऐसा वफादार वोटर बना दिया जिन्होंने हर चुनाव में उन्हें बचा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार आखिर किंगमेकर बने कैसे रहते हैं? जवाब इस तराजू में छुपा है। उनका जो 15 से 20% का कोर कुर्मी EBC महिला वोट बैंक है ना, बस यही उन्हें उस पोजीशन में ला देता है जहां चाहे बीजेपी हो या RJD, किसी को भी बिहार में सरकार बनानी है तो उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सीटें भले ही कम हो, लेकिन सत्ता की चाबी वो हमेशा उन्हीं के पास रहती है। और इसी जरूरत ने उन्हें पॉलिटिकली इतना फ्लेक्सिबल बनाया है। देखिए, 2013 में मोदी के विरोध में 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन तोड़ दिया। 2015 में अपने कट्टर विरोधी RJD के साथ महागठबंधन बनाकर जीत गए। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस एनडीए में आ गए और 2022 में फिर RJD के साथ चले गए और अब एक बार फिर एनडीए के साथ हैं। सहयोगी बदलते रहे पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बदली। लेकिन जिस कुर्सी ने 2 दशकों तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बदला, अब उसी के अभेद्य माने जाने वाले पॉलिटिकल किले में एंटी इनकम्बेंसी की दरारें साफ साफ दिखने लगी हैं। चलिए अब जरा उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो इस किले को हिला रही हैं। सुशासन का जो मॉडल कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत था, आज वही उनकी कमजोरी बनता दिख रहा है। बिहार में बड़े उद्योग नहीं आए, जिससे एक इंडस्ट्रियल ठहराव सा बना हुआ है। नतीजा, बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार के युवाओं का पलायन आज भी एक कड़वी सच्चाई है। और शराबबंदी, जो महिलाओं के वोट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, अब वो एक दोधारी तलवार बन गया है।
इसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर एक नया शराब माफिया पैदा हो गया है और जहरीली शराब से मौतें आम हो गई हैं। हाल ही में मोतिहारी की जो दुखद घटना हुई उसने सच्चाई को फिर से सबके सामने ला दिया है। तो अब हम फिर से उसी सवाल पर आ खड़े हुए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि आखिर उनकी विरासत क्या है। उन्हें एक आर्किटेक्ट के तौर पर याद किया जाएगा या फिर एक अवसरवादी के तौर पर? अगर उनकी पूरी रणनीति को समेटना हो तो इसे एक इंजीनियर के बनाए फेल सेफ सिस्टम की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1, उनका सोशल बेस, मतलब जातियों का मैनेजमेंट और महिलाओं का वो साइलेंट वोट बैंक, ये है उनका हार्डवेयर। स्टेप 2, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी, ये है उनका सॉफ्टवेयर। और स्टेप 3, उनकी पॉलिटिकल फुर्ती, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी विचारधारा से समझौता कर लेने की उनकी ये जो काबिलियत है, यही वो एल्गोरिदम है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, इतिहास नीतीश कुमार को किस तरह याद रखेगा? एक ऐसे अवसरवादी के तौर पर जो बस किसी भी तरह सत्ता में बना रहा, या फिर आधुनिक बिहार के निर्माता के तौर पर? शायद इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।